तैयार हो जाओ। तो आज हम पढ़ेंगे जो है श्वसन तंत्र। जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, रीट मुख्य परीक्षा। इसके अलावा जो है कोई सी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें ये टॉपिक आते हो श्वसन तंत्र, उसके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं मित्रों, श्वसन तंत्र, शरीर के आंतरिक भाग। तो श्वसन तंत्र सबसे पहले हम जानेंगे। श्वसन तंत्र जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेटम सिस्टम कहते हैं, रेस्पिरेटम सिस्टम कहते हैं। श्वास दर, तो मनुष्य एक बार में 12 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है, इसे श्वसन दर कहते हैं। ज्वारीय आयतन, यानी कि एक बार में मनुष्य 500 ml जो है श्वास को भर सकता है, इसे ही क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं। ज्वारीय आयतन क्या है, एक बार में मनुष्य 500 ml जो श्वास भर सकता है, इसे ज्वारीय आयतन कहते हैं। अब देते हैं गैस विनिमय, मतलब व्यक्ति जब एक बार में गैस मतलब श्वास लेता है तो कितना श्वास लेता है और उसमें कौन कौन सी गैसें आती है और कौन कौन सी गैसें जो है छोड़ता है, इनके बारे में, अनुपात के बारे में देखेंगे हम अब। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है 98% ग्रहण करता है और 98% ही छोड़ देता है ना। और ऑक्सीजन 21% लेता है, 17% छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% जो है ग्रहण करता है और 4% छोड़ देता है। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन का जो आयतन है गैस विनिमय का वो अपरिवर्तनशील रहता है, जबकि ऑक्सीजन का जो है परिवर्तनशील रहता है। क्यों? 21% मानव जो है श्वास ग्रहण करता है और 17% छोड़ता है। यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% जो है ग्रहण करता है और 4% बाहर निकालता है। आइए आगे चलते हैं मित्रों। आप हमें इस टॉपिक को ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन बाहर ही नहीं जा सकता। अब जानते हैं हम श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन, भोजन के जटिल अणु ग्लूकोज को विखंडित करके ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है। मित्रों ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम तो सोचते हैं कि श्वसन वही है जो हम मतलब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, नहीं, लेकिन असल में श्वसन का अर्थ है भोजन के जटिल अणुओं ग्लूकोज को विखंडित करके ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है। देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मनुष्य जो है यहाँ पर भोजन करता है, उसके बाद पाचन हो जाता है, पाचन के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। अब इसके बाद जो है रक्त जो है कोशिका में ग्लूकोज को ले जाता है। दूसरी तरफ मानव श्वास लेता है ना। श्वास में ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन जो है कोशिका के अंदर जाती है और ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये रासायनिक प्रक्रिया, आप विशेषकर ध्यान रखें। तो ये है, देखो सबसे पहले ग्लूकोज जो है जिसका सूत्र, मानव जब भोजन करता है तो उसका पाचन हो जाता है, फिर पाचन होकर ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 प्लस, उसमें जब ऑक्सीजन जब मिल जाती है, यानी कि जब ग्लूकोज रक्त के द्वारा ले जाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एक क्रिया, फिर रासायनिक अभिक्रिया होती है और CO2 यानी कि CO2 बनती है, H2O बनती है, प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा निकलती है। इसको संतुलित करने के लिए हम X की जगह यहाँ पर 6 लगा सकते हैं, Y की जगह यहाँ पर 6 लगा सकते हैं, Z की जगह यहाँ पर 6 लगाते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया संतुलित हो जाती है। अब जानते हैं हम ऊर्जा के बारे में। श्वसन के दौरान ऊर्जा ATP के रूप में निर्मित होती है ना। किसके रूप में? ATP फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का पूर्ण रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में निर्मित होती है? ATP के रूप में।
एटीपी को कोशिका में ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। एटीपी को कोशिका में किसके रूप में जाना जाता है? कोशिका के रूप ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी को कोशिका में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? एटीपी को जाना जाता है। एक एटीपी से फास्फेट समूह के अलग होने पर 30.5 किलो जूल पर मोल जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी का उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका के संचालन में होता है। तो जब एक एटीपी का अणु देखिए यहाँ पर एक एटीपी ऊर्जा का पावर, तो फास्फेट समूह अलग होने पर एक एटीपी फास्फेट समूह अलग होने पर 30.5 किलो जूल पर मोल जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एटीपी की खोज लोहमान ने की। एटीपी खोज किसने की? क्वेश्चन आ जाएगा, बोलो किसने की? लोहमान ने की। और उपापचय प्रक्रिया में एटीपी शब्द का प्रयोग लिपमान ने किया। तो उपापचय प्रक्रिया जो होती है उसमें एटीपी का प्रयोग लिपमान ने किया। तो अब जानते हैं, देखो हम विस्तार से जानेंगे किस प्रकार हमारे अंदर होता है। देखो एटीपी बनती है हमारे अंदर, है ना। एटीपी जब हम काम करने लग जाते हैं ना, काम सबसे पहले ग्लूकोज द्वारा एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में जब हम वर्कआउट करते हैं ना, जैसे काम करते हैं, तो माइनस फास्फेट समूह माइनस में हो जाता है, तो एडीपी का निर्माण होता है, जिसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसे क्या कहते हैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फिर और ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे ऊर्जा स्तर गिरने लग जाता है। इसमें फिर से फास्फेट समूह माइनस में हो जाता है। यहाँ पर पी किसका प्रतीक है? फास्फेट समूह का, है ना। तो यहाँ पर एएमपी यानी कि एएमपी का निर्माण हो जाता है। इसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस प्रकार ये ऊर्जा चलती है। उसके बाद फिर हम भोजन करते हैं, तो ये है एएमपी से फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है एडीपी का। फिर से जो है फिर एडिनोसिन से फिर फॉस्फेट समूह जुड़ता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। इस प्रकार ये ऊर्जा चक्र चलता रहता है। इसे जो है एटीपी ऊर्जा चक्र के रूप में परिभाषित करते हैं। जब एटीपी से एडीपी निर्मित होती है तो सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जब एटीपी से एडीपी निर्मित होती है तो सर्वाधिक ऊर्जा निर्मित होती है, मुक्त होती है। मतलब जब एटीपी यहाँ से जब यहाँ आते हैं ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। आगे चलते हैं। ईएमपी एम्बडेन मेयर हो पार्सन, पहले इसके बारे में जानते हैं। ग्लूकोज का विभिन्न पदों में विखंडन किस प्रकार होता है, ये देखते हैं हम। सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। ग्लूकोज को रक्त के द्वारा ले जाया जाता है कोशिका में जब ले जाया जाता है ग्लूकोज को, तो कोशिका द्रव्य में डाला जाता है। जब कोशिका द्रव्य में डाला जाता है तो कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जब डाला जाता है उसमें क्रिया संपन्न होती है। ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज किस में तोड़ा जाता है? पायरुविक अम्ल में। किस में तोड़ा जाता है? पायरुविक अम्ल में। कहाँ पर तोड़ा जाता है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, एक अणु यानी कि इसमें ग्लूकोज का एक अणु है ना। और कार्बन में 6 अणु होते हैं। तो यहाँ पर 2 अणु का निर्माण होता है। यहाँ पर पायरुविक अम्ल में ग्लूकोज के 2 अणु के बराबर जो है मतलब पदार्थ का निर्माण होता है, 2 अणु के बराबर। तो यहाँ पर जो है एक कार्बन जो है 3 अनुपात में आता है, 3 और 3 6। देखो 3 और 3 6 हो गए। यहाँ पर 3 और 3 6 होंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर
6 कार्बन से एक अणु बनता है, 3 कार्बन के 2 समूहों से फिर से 6 अणु बन जाते हैं, यानी बराबर हो जाता है। अब देखो पायरुविक अम्ल जब बन जाते हैं तो इस प्रक्रिया को पायरुवेट कहते हैं। जब यह आगे बढ़ता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो O2 की उपस्थिति में जब प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसे वायवीय प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें 38 ATP CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। और दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन होता है जिसमें O2 की अनुपस्थिति होती है। इसमें यह प्रक्रिया यीस्ट में संपन्न होती है। इसमें एथेनॉल का निर्माण होता है। एथेनॉल से किण्वन प्रक्रिया होती है प्लस CO2 प्लस 2 ATP का निर्माण होता है। अब यहाँ पर भी अवायवीय श्वसन होता है तो O2 की अनुपस्थिति होती है, यह मांसपेशियों में होती है। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल और 2 ATP का निर्माण होता है। मित्रों, चाहे आपको ये चार्ट जो है कठिन लग रहा हो, लेकिन अभी बहुत आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने किया भोजन। भोजन के बाद हम पाचन होता है। पाचन के बाद ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को रक्त के द्वारा ले जाया जाता है ना। ग्लूकोज को रक्त के द्वारा ले जाया जाता है कोशिका द्रव्य में। किस में ले जाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में पायरुविक अम्ल बन जाता है, यानी पायरुविक अम्ल बन जाता है। फिर पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में डाला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डाला जाता है तो ATP का निर्माण होता है ना। कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज को डाला जाता है इसे EMPT पथ कहते हैं, है ना। आगे देखो, अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में जानेंगे हम। देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो भाग है ना, ये वलन युक्त घुंडीनुमा जो भाग है, वलन युक्त जो भाग है, ये आंतरिक सतह है। इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी। जो वलन युक्त जो भाग है इसे क्रिस्टी कहते हैं। और जो ये बाहर सतह का भाग है इससे ये मुलायम होता है ना। तो अब देखो, ये जो अंदर का भाग है, ये आंतरिक भाग, इसमें तरल पदार्थ बना होता है जिसे अधात्री कहते हैं। और इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र किसके द्वारा चलता है? एसिटिल कोएंजाइम A के द्वारा। क्रिस्टी में ETS के द्वारा ATP का निर्माण होता है। देखो, फिर से देखते हैं। पायरुविक अम्ल आता है। पायरुविक अम्ल को एसिटिल कोएंजाइम के द्वारा क्रेब्स चक्र में डाला जाता है, यानी कि ये तरल भाग में डाला जाता है जिसमें क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र के द्वारा क्रिस्टी में भेजा जाता है पायरुविक अम्ल को। वहाँ पर ETS प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ATP का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है ना। आगे चलते हैं। पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया से संयोजित करने के लिए एसिटोनिन को एंजाइम एक कार्य करता है। पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में डालने के लिए एसिटोनिन को एंजाइम से अभिक्रिया करनी पड़ती है ना। फिर उसके बाद देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के तरल भाग में मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र सिट्रिक अम्ल चक्र संचालित होता है। यहाँ पर जब पायरुविक अम्ल को डाल दिया इसमें तो क्रेब्स चक्र चल रहा है ना, जिसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक वलन क्रिस्टी में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम द्वारा ATP का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक वलन क्रिस्टी में ETS ट्रांसफर सिस्टम द्वारा ATP का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर, अब माइटोकॉन्ड्रिया में ETS सिस्टम यानी क्रिस्टी में ETS सिस्टम द्वारा ATP का निर्माण हो रहा है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक वलन क्रिस्टी में ETS द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम द्वारा ATP का निर्माण होता है। तो ATP का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा कैसे होता है? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा होता है ना। कहाँ पर होता है? आंतरिक वलन। आंतरिक वलन को कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के तरल भाग में आद्री में क्रेब्स चक्र सिट्रिक चक्र चलता है। पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया संयोजित करने के लिए एसिटोनिन को एंजाइम कार्य करता है। अब देखिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में जानते हैं विस्तार से। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन।
यह O2 की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है ये इसकी प्रक्रिया, यह प्रक्रिया रीस्ट या मांसपेशियों में संपन्न होती है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऊर्जा अधिक निर्मित होती है, इसमें ऊर्जा अधिक निर्मित होती है, कितनी होती है 686 के केल्विन, है ना, और इसमें 54 के केल्विन ऊर्जा निर्मित होती है। उत्पाद के रूप में जो है CO2 एवं H2O निर्मित होती है, और इसमें उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल अम्ल जिसे यीस्ट निर्मित होता है। तो मित्रों, अब हम जानेंगे गैसों का परिवहन, है ना। तो वो तो हमने जो है ऊर्जा कैसे निर्मित होती है उसके बारे में जाना था। अब हम फेफड़ों की संरचना इसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार शोषण होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे गैसों का परिवहन, CO2 और O2 का परिवहन होता है ना। तो O2 का परिवहन, है ना, मानव में जो RBC लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, जो मुख्य रूप से O2 के वाहक एवं श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, श्वसन वर्णक के रूप में मानव में क्या कार्य करती है, तो O2 यानी ऑक्सीजन मुख्य रूप से श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करती है, जो कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, जो मुख्य रूप से O2 का वाहक एवं श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन द्वारा ही जो है O2 का वाहन और श्वसन वर्णक के रूप में कार्य किया जाता है ना। अब हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। हीमोग्लोबिन ये क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन RBC में उपस्थित होता है। ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, हिम और दूसरा है ग्लोबिन। हिम यह लोह संरचना यानी कि लोह युक्त संरचना है। इसका सूत्र है Fe2+, जिसे फेरस आयन कहते हैं। यह 5% पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और दूसरा है ग्लोबिन, जो कि 95 से 96% तक पाया जाता है। यह प्रोटीन युक्त संरचना है ना। तो अब देखते हैं हम, एक हीमोग्लोबिन अणु एक साथ O2 अणु 4 O2 अणु यानी कि 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन कर सकता है। यानी एक जो हीमोग्लोबिन का अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन कर सकता है। आगे चलते हैं, यानी ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, इसके बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन का 98% परिवहन जो HbO हीमोग्लोबिन द्वारा होता है और 2% प्लाज्मा द्वारा होता है ना। जबकि 70% जो परिवहन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कार्बोनेट द्वारा, बाइकार्बोनेट द्वारा होता है मानव शरीर में। कार्बोनेट को CO3 - कहते हैं और HCO3 इसे बाइकार्बोनेट कहते हैं। जबकि 23% हीमोग्लोबिन द्वारा संपन्न होता है CO2 को परिवहन, और 7% प्लाज्मा द्वारा संपन्न होता है ना। अब देखते हैं वायु श्वसन। फेफड़ों तक गैसों का विनिमय वायु श्वसन कहलाता है। देखो यहाँ पर ये फेफड़ों की संरचना है, और फेफड़ों की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई ये कूपिका कहलाती है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। अंतिम रूप से गैसों का विनिमय इसमें होता है। देखो, है ना, छोटी छोटी होती है मानव में बहुत। कुपिका में गैसों का विनिमय, कुपिका में गैसों का विनिमय। देखो ये छोटी सी कुपिका है, इसमें अशुद्ध रक्त जिसमें CO2 उपस्थित होता है ना, वो जो है कोई केशिकाओं से, यह केशिका है, इसके द्वारा इस कुपिका में डाला जाता है। और जो ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त है वो केशिका से यहाँ पर डाला जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो है कुपिका में गैस विनिमय कहलाती है, जो कि विसरण द्वारा संपन्न होती है। विसरण क्या है, विसरण के बारे में जानते हैं। दाब प्रवणता के कारण ये जो कुपिकाएं हैं और जो केशिकाएं हैं, ये इनमें दाब पड़ता है। इस कारण CO2 इधर आ जाती है और ऑक्सीजन कुपिकाओं से केशिकाओं की तरफ चली जाती है ना।
इसे विसरण या दाब प्रवणता के कारण जो है गैस विनिमय होता है। अब जानते हैं हम आंतरिक श्वसन क्या है। आंतरिक श्वसन, देखो आंतरिक श्वसन आंतरिक श्वसन तो हमने पहली क्लास अभी थोड़ी देर पहले देख लिया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एटीपी का निर्माण होता है, इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन, यह प्रक्रिया फेफड़ों की कूपिका में विसरण क्रिया तथा दाब प्रवणता में अंतर के कारण संपन्न होती है। क्या? बाह्य श्वसन। यह प्रक्रिया कूपिका तथा केशिका के मध्य होती है। कूपिका तथा केशिका के मध्य होती है। कौन सी प्रक्रिया? बाह्य श्वसन, है ना। और किस कारण होती है? दाब प्रवणता में अंतर तथा फेफड़ों कोशिकाओं में विसरण की क्रिया के द्वारा होती है और ऊर्जा का इसमें निर्माण नहीं होता है बाह्य श्वसन में। इसके बाद आंतरिक श्वसन और इसके बारे में देखो। यह प्रक्रिया उत्तक एवं कोशिका स्तर पर संपन्न होती है। किस पर संपन्न होती है? उत्तक स्तर और कोशिका स्तर पर संपन्न होती है। इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मित करता है। देख लिया हमने गैस विनिमय, ऑक्सीजन परिवहन, CO2, बाह्य और आंतरिक श्वसन। आगे चलते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र कूपिका 30 करोड़ से अधिक होती है ये मानव में। फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है कूपिका, है ना। जो ये हमारे फेफड़े हैं ये स्पंजी उत्तक द्वारा निर्मित होते हैं। स्पंजी उत्तक द्वारा निर्मित होता है और नीचे जो है ये संरचना जो है ये डायफ्राम कहलाती है। ये संरचना क्या कहलाती है? डायफ्राम। कंकाल पेशी के द्वारा निर्मित होती है। फेफड़े स्पंजी उत्तक द्वारा निर्मित होते हैं। डायफ्राम के कारण श्वसन क्रिया लगातार चलती रहती है। किसके कारण? डायफ्राम के कारण। ये जो अंग है इसके कारण, डायफ्राम के कारण श्वसन क्रिया लगातार चलती रहती है। और एपिग्लोटिस जो कि ढक्कन होता है खाने को जो है श्वसन नली में और नहीं जाने देता है। और यहाँ पर ये जो है श्वास नली पाई जाती है। ये श्वास नली जिसे ट्रेकिया कहते हैं। और श्वास नली जो है सल्की उपकला उत्तक द्वारा निर्मित होती है। श्वास नली किसके द्वारा निर्मित होती है? सल्की उपकला उत्तक द्वारा निर्मित होती है। और ये फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कूपिका। मानव में 2 फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। आयतन में दायां फेफड़ा बड़ा होता है और कुल 3 खंड होते हैं और बायां फेफड़े आयतन कम और कुल 2 खंड होते हैं। श्वास नली के बारे में जानते हैं जिसे इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। 22 सेंटीमीटर लंबी होती है, कंठ से फेफड़ों तक होती है। इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जिसका निर्माण कूट स्तरीय पक्षावी स्तंभाकार उपकला उत्तकों से होता है। जिसका निर्माण कूट स्तरीय पक्षावी स्तंभाकार उपकला उत्तकों द्वारा निर्मित होता है। सी आकार के छल्लों का। एपिग्लोटिस ये भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसे शरीर का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। स्वरियंत्र लैरिंक्स, इसमें कुल 9 उपास्थि कार्टिलेज पाई जाती है। प्राथमिक श्वसन अंग नाक को कहते हैं क्योंकि वायु को फिल्टर करता है, गंध का ज्ञान करवाता है, इसलिए इसे ओल्फैक्टरी कोशिका कहते हैं। इसमें ओल्फैक्टरी कोशिका होती है जो गंध का ज्ञान करवाती है। द्वितीय श्वसन अंग क्या है? माउथ। तापमान का नियंत्रण करता है। टरबाइन नलिका होती है इसमें। क्या होती है? टरबाइन नलिका। किसमें? मुख में। अन्य जीवों में श्वसन के बारे में जानते हैं। सूक्ष्म जीवों में श्वसन शारीरिक सतह से होता है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है ना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में सूक्ष्म जीवों में यानी एक कोशिकीय जीवों में श्वसन शारीरिक सतह द्वारा होता है। और केंचुए में जो है श्वसन नम सतह द्वारा होता है। कीट में जो है
ट्रेकिया यानी कि श्वास नली द्वारा श्वसन संपन्न होता है। तिलचट्टा जिसे कहते हैं, टिड्डा जिसे कहते हैं, जिसमें मधुमक्खी भी होती है, इनमें जो है ट्रेकिया श्वास नली के द्वारा श्वसन संपन्न होता है। बिच्छू में पुस्तक फुसफुस द्वारा, बुक्स लंग के द्वारा श्वसन संपन्न होता है। मछली में गलफड़ा द्वारा श्वसन संपन्न होता है। मछली में जो है गलफड़ों के द्वारा श्वसन संपन्न होता है। क्यों? जब प्रतिधारा गमन करती है तब गलफड़ों का उपयोग करके मछली श्वास लेती है। मानव में श्वसन फेफड़ों के द्वारा। मोलस्क का संका जीव है घोंघा, जिसमें रक्त नीले रंग का होता है। श्वसन वर्णक हीमोसायनिन पाया जाता है, हीमोसायनिन पाया जाता है। मानव में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोसायनिन पाया जाता है, इसका रंग नीला होता है। मोलस्क का संका है घोंघा। फलीदार पादप, उनकी जड़ में, गांठ में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम राइजोबियम होता है, जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें लेग हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। अब कुछ रोग हैं उनके बारे में जानते हैं। श्वसन से संबंधित टीबी, जिसे प्लूरोसी भी कहते हैं। प्लूरोसी क्योंकि पानी भर जाता है फेफड़ों में, इसलिए प्लूरोसी कहते हैं। जिस तपेगी क्षय, यक्षा, जीवाणु आदि इसके रोग है। जीवाणु मास्टरबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। निमोनिया निमोनिया का जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है जीवाणु है निमोनिया का। एस्बेस्टोसिस सिलिकोसिस, पत्थर की डस्ट या धूल के कारण जो ये रोग हो जाता है। एस्बेस्टोसिस सिलिकोसिस, पत्थर की डस्ट या धूल के कारण ये रोग हो जाता है। हाइपोक्सिया, पहाड़ पर जाने से O2 की कमी में सांस लेने की समस्या, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। दमा, अस्थमा, एलर्जी या परागण के कारण जो है दमा अस्थमा होता है। देखो, ऑक्सीजन का रंग चमकीला क्यों होता है? इसके पीछे 2 फैक्टर काम करते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन, जिसका रंग लाल इसी कारण लाल होता है, प्लस ऑक्सीजन के 4 अणु होते हैं। इसी के कारण जो है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिसके कारण रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। इसी के साथ मित्रों आज यहीं, और अगला वीडियो जल्दी आएगा। जय हिंद, जय भारत।